नमस्कार। अविमुक्त क्षेत्र काशी और दूरदर्शन वाराणसी की ओर से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे सेहत और जिंदगी की। विषय है मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर नंदजी सिंह। तो करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर नंद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर नंदजी सिंह न्यूरोसर्जन हूँ और आज हम स्ट्रोक के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी। और सर, जब न्यूरो की बात आती है यानी दिमाग की बात आती है तो एक बड़ा ही गहन और महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है, क्योंकि सारा कंट्रोल बॉडी का, हमारे शरीर का यहीं से होता है और इस पे कोई आघात ना हो ये सभी चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या? जी। ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं जी। एक प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक वो होता है जिसमें कि दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और जिसके कारण दिमाग में उसके आगे की सप्लाई नहीं होती है, तो उसके कारण वो पार्ट ब्रेन का वो डैमेज हो जाता है। जी। तो उसके कारण पेशेंट को दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है जो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है। उसमें दिमाग की नसें फट जाती हैं और जिसके कारण दिमाग में खून भर जाता है और उसके कारण दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करना बंद हो जाते हैं और इसके कारण शरीर को क्षति पहुंचती है। जी। तो इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे प्रारंभिक अगर तौर पे बात करें तो वो क्या होते हैं, जैसे कि हम ये समझ सकेंगे हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है? जी। इसके जो लक्षण होते हैं बेसिकली एक फास्ट FAST। जी। ओके, फास्ट का मतलब होता है फेशियल, फेशियल जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, स्टार्टिंग में पेशेंट को सर दर्द होगा, टिंगलिंग नमनेस होगा जी। और एक आंख से पानी गिरना शुरू हो सकता है या एक तरफ का जो फेस है उसमें नमनेस हो सकता है जी। ओके, उसके बाद एस से स्पीच होता है। स्पीच में पेशेंट को स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है, जैसे पहले बोल रहे थे वैसे नहीं बोल पाएंगे या जो जबान है वो लड़खड़ाती है जी। और उसके बाद उसके बाद टाइम जो फैक्टर होता है वो हमें देखना होता है। तो स्पीडली जो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचना है जी। तो यानी ये वो लक्षण हैं जिन पे ध्यान देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कभी भी घर में या आसपास किसी को इस तरीके के सिम्टम्स आए कि चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो रहा है, ज़बान लड़खड़ा रही है या कोई भी एबनॉर्मलिटी, तो तुरंत चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता होती है। खासतौर पे ठंड के मौसम में डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है ये चूँकि नसों का सिकुड़ना, ये मानते हैं कि फ्लो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होता है, तो अभी दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो वो कौन से लोग हैं जिनमें ये संभावना ज़्यादा होती है? जी। देखिए, हमेशा स्ट्रोक किसी भी एज में हो सकता है जी। लेकिन मोर देन 65 ईयर्स के एज में ये बहुत कॉमन होता है जी। और इनफैक्ट ये देखा गया है कि अगर 5 पेशेंट्स को स्ट्रोक हुआ है तो उसमें लेस देन 65 ईयर्स कम से कम एक पेशेंट होता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चों में होगा या एडल्ट्स में होगा या ओल्ड एज में होगा, बट बेसिकली ओल्ड एज में ज़्यादा स्ट्रोक पाया जाता है और उन पेशेंट्स को ज़्यादा देखने को मिलता है जिसका जो पहले से ही ब्लड प्रेशर जिनका हो या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो या जिनको शुगर हो, इन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जी। और बेसिकली किसी भी एज में हो सकता है, बट ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, यानी कि वो मरीज सावधान हो जाएं जिनको मधुमेह या उच्च रक्तचाप की समस्या है, उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है और ख़ासतौर पे जब आपकी उम्र भी ज़्यादा हो। डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी कि किन लोगों में ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर ये समस्या किसी को हो गई तो इमीडिएट हम क्या करें और ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से और किन स्टेजेस में होता है? जी। देखिए, कभी भी जैसे मैंने आपको बताया फास्ट जो चीज़ है ना, फेशियल या जो भी स्पीच डिस्टर्बेंस या वीकनेस अगर एक साइड का होता है तो ये बेसिकली ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को एक साइड का वीकनेस जब भी होता है तो एज्यूम करना चाहिए कि पेशेंट को कुछ स्ट्रोक हुआ है। तो उस टाइम ये सब सिम्टम्स अगर आया तो आप समझिए कि वो पेशेंट को स्ट्रोक है और उसमें इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना है। और
जैसे स्ट्रोक में माना जाता है कि 3 से जो 5 घंटे होते हैं, 3 से 5 या 6 घंटे मेनली जो स्टार्टिंग के होते हैं, वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। उसको गोल्डन आवर इन न्यूरोसर्जरी भी बोला जाता है। अगर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन किया जा सकता है, या कुछ एक मेडिकेशंस होती हैं जो कि स्टार्टिंग के 3-4 घंटे में दी जा सकती है अगर नस ब्लॉक हो जाए तो। अगर 4 घंटे के बाद देंगे तो फिर उसके बाद उसका वो रिस्पॉन्स नहीं होता, उसको थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं। और ये मेडिकेशंस जब ही काम करेंगे जब पेशेंट को 3-4 अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट जो है उसके अंतर्गत जो ये मेडिकेशन देनी है वो 4 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। तो बेसिकली मरीजों को जल्दी से जल्दी, स्ट्रोक के मरीजों को न्यूरोलॉजिस्ट या मेडिसिन के डॉक्टर या न्यूरोसर्जन के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। जी, यानी कि समय बहुत महत्व रखता है जो है। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो कैसे आप लोग डायग्नोज करते हैं, उनका निदान कैसे होता है कि क्या स्टेजेस है, किस तरीके से इनको सर्जरी चाहिए या मेडिकेशन से ठीक होंगे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस एंड सिम्टम देखते हैं कि इस पेशेंट को साइंस है कि नहीं है, वीकनेस है या जो उनके क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस है, उससे हम पहले डायग्नोस करते हैं। और उसके बाद उनको बीपी देखते हैं, उनका हिस्ट्री लेते हैं। तो बेसिकली थोड़ा बहुत मैं एलोबरेट करूंगा, ये उन पेशेंट्स में भी ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रोक जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं या अल्कोहलिक्स होते हैं, और इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद और उसके बाद हम सीटी स्कैन करवाते हैं। दिमाग का सीटी स्कैन करने के बाद ये पता चल जाता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। एक में हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, एक में हम खून को बांधने की दवाई देते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें सबसे पहले उसका सीटी स्कैन करवाना है और सीटी स्कैन के बाद ही उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ब्लॉक वाले में अगर किसी को इस्कीमिया हो गया, इस्केमिक इन्फार्क्ट हो रहा है और हमने उसको और ब्लड को थिक करने की दवाई दे दी तो और भी ब्लॉकेज बढ़ जाता है। तो बेसिकली हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखने हैं, क्लिनिकली डायग्नोस करना है, उसके बाद सीटी स्कैन करके इमीडिएटली उनकी दवाई शुरू करनी होती है। जी बिल्कुल, तो डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर जानकारी हो कि स्ट्रोक हुआ किस वजह से है। अब ट्रीटमेंट के साथ साथ हम प्रिकॉशंस की बात पे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासतौर पे जो लोग इसके लिए ज़्यादा संभावित हैं और सामान्य तौर पर भी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रोक होता है मोस्ट कॉमनली आपको पाया जाएगा कि ये ठंडियों के दिनों में होता है। आई थिंक इसलिए हम लोग अभी इस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी ओल्ड एज हैं और जिनके पास जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है जो पहले से ही जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको शुगर की शिकायत है, तो इन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है ना। तो पहला तो प्रिकॉशन ये लेता है कि ठंडियों में बच के रहें, स्पेशली ओल्ड एज के जो भी 50-55 ईयर्स के एज के हैं, और अपना बीपी रेगुलर चेक करते हैं। बीपी, शुगर, स्पेशली बीपी और शुगर। सिगरेट स्मोकर्स को सिगरेट क्विट करना चाहिए, अल्कोहलिक्स को, क्योंकि ये सब ब्लड वेसल्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालता है जो सिगरेट होता है। तो इससे क्या होता है कि और भी हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। हाँ, और खान पान में बेसिकली जो जैसे डायबिटिक हैं या जो ये क्या बोलते हैं शुगर, ये बीपी के मरीज होते हैं, इनको तेल वाली चीज़ें और ये सब चीज़ों को या जो डायबिटिक शुगर वाली चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। जी, और जब बात जीवन शैली की करते हैं उसी समय खान पीन के साथ साथ एक्सरसाइजेस भी जुड़ जाती हैं। तो जब व्यायाम की बात करते हैं और अभी ठंड के मौसम की हम बात करना चाहेंगे कि जब ठंड के मौसम में हम बाहर टहलने निकलते हैं या फिर एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं, तो ऐसे केसेस में कभी कभी देखा गया कि उसी समय स्ट्रोक हो गया, उसी समय कोई हादसा हो गया। यस, तो ओल्ड एज या जो भी 50 ईयर्स से जितने भी लोग हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा कि उन लोगों को एटलीस्ट ये जो 15 दिन है जो पीक ऑफ जिसको मतलब ये विंटर बोलेंगे, तो इस समय उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए और घर में ही अगर पॉसिबल हो तो एक्सरसाइजेज और ये सब कर सकते हैं। बेसिकली जिम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो मौसम है ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है और ब्लड वेसल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हेमरेज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो बेसिकली 15 दिन जो पीक ऑफ विंटर्स हैं उसमें कोशिश करना है कि एक्सरसाइज घर पे ही करें और बाहर से बचें, बाहर की ठंडी से बचें। जी।
तो ये कुछ छोटी लेकिन मोटी बातें हैं जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो है। जब स्ट्रोक्स इस तरीके के पेशेंट जब होते हैं, जब इनमें कोई अगर आघात हो गया और कोई प्रॉब्लम उनके साथ जुड़ गई है जो है, तो मसलन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, जो कुछ दिनों तक रहती हैं, और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, या यूँ कह लें कि उनका रिहेबिलिटेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, हाँ, बेसिकली ऐसे पेशेंट्स में जैसे इस स्ट्रोक के भी कई सारे मतलब स्टेजेस हैं, है ना। किसी को थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ और उसके कारण उसको वीकनेस हुआ, या स्लरिंग ऑफ स्पीच हुआ, एक तरफ का हाथ पैर में नमनेस हो गया। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, कुछ 80 to 85% जो स्ट्रोक होता है उसको हम दवाइयों द्वारा ही ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ एक पेशेंट्स में जैसे न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम मतलब कि ब्रेन में जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए सर्जरी करते हैं। तो उन पेशेंट्स को बेसिकली वीकनेस एक तरफ हो जाती है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं, या मतलब कि बाकी कुछ एक तरफ के हाथ पैर को मसाज करने के लिए हमेशा बोलते हैं। तो धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5-6 मंथ होते हैं इन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वीकनेस हमेशा के लिए रहती है। तो इसलिए कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी और मसाज और स्पीच थेरेपी, है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलते हैं, और अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे हमारे डाइटरी जो चीज़ें हैं, लाइक बहुत ऑयली चीज़ नहीं लेने के लिए, और ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम बोलते हैं। जी, यानी कि कुल मिला जुला के अपनी जीवन शैली में सुधार की ज़रूरत है, जिसमें कि समय पर उठने से लेकर के समय पर सोने और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी सावधानियों से हम बड़ी बड़ी समस्याओं को टाल सकते हैं। मस्तिष्क लाइफ टाइम काम करता है सर जो है, लेकिन एक बड़ा ज़रूरी अहम मुद्दा है जिस पे हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ये है कि किस तरीके से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो एक्सरसाइजेस करते हैं, अच्छे फूड लेते हैं, लेकिन दिमाग को स्वस्थ लंबे समय तक कैसे रखें जिससे कि डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई जो दिमाग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो न होने पाए। जी देखिए, सबसे पहला तो ये है कि अपनी, अगर सपोज ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ पहले से बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से होती हैं, जी, है ना। मैक्सिमम 90% ऑफ द बीमारियां, तो जैसे डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव है, मतलब कि बीपी की शिकायत है, तो उन लोगों को अपनी बीपी की दवाइयाँ लेनी चाहिए। हमारे समाज में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा बीपी ठीक हो गया है, और वो बीपी की दवाई एक दिन लेंगे, दूसरे दिन बोलते हैं मैं तो 2 दिन नागा करके दवाई लेता हूँ। ये नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने डॉक्टर को विजिट करना है कि सर मुझे अब दवाई का क्या मतलब उसका पावर होना चाहिए, है ना। तो इसी ऐसे ही शुगर है, तो शुगर के लिए दवाई, एक बार आदमी अगर शुगर हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% पॉपुलेशन में शुगर की दवाई जो ले रहे हैं उनको लेना पड़ता है। तो लेकिन हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें लोग सोचते हैं कि मैं तो अब ठीक हो गया हूँ, क्योंकि 1-2 बार वो चेक करवाएंगे, उनका शुगर नॉर्मल आएगा या बीपी नॉर्मल आएगा, उसके बाद वो सोचते हैं कि ये अब ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। तो और मेजर कॉजेज यही होते हैं, क्योंकि हम फिर जब हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं तो शुगर या बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए, और रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए। बिल्कुल, है ना। बहुत अच्छी बात जो है कि रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, और सावधानियों पे ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस सीमित से समय में आपने जो असीमित जैसी जानकारी हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं जो है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।